नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए पूरे वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके इस एग्ज़ाम के अलावा अन्य भी अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और क्योंकि आपके जो 21 तारीख से जो आपके यहाँ पर जो एग्ज़ाम है स्टार्ट हो जाएंगे, इनका शेड्यूल जो वो भी आ चुका है। और कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड 2 शिफ्ट में आपकी बार एग्ज़ाम है और वो भी कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम आपकी बार रहने वाला है। क्योंकि पहले जो ऑफलाइन हुआ था तो आपकी बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो लिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो उसमें जाकर आप अपनी जो है सिलेबस लिस्ट देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस दिन है। तो इंटीमेशन स्लिप जो वो आ चुकी है। तो अपने क्वेश्चन जो उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो अपने निजी चैनल से अंतर क्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम दिखाता है। तो ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, अन्नामला यूनिवर्सिटी या इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो कौन सा विश्वविद्यालय जो अपने निजी चैनल से अंतर क्रिया संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम को दिखाता है। और यहाँ पर जो हमारा इनमें से आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, इग्नू। तो इसका मतलब है इसे कह देते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसी का जो कार्यक्रम टीवी पर आपने कई बार देखा भी होगा, तो यही जो अपने कार्यक्रम चलाता है। इसके बाद आ जाता है इनमें से कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो इसमें प्रौद्योगिकी का ज्ञान आ जाता है, अध्यापन अधिगम्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग आ जाता है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान या फिर विषय का अधिकार है। तो कौन सी कार्यकुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दी गई है। तो 2, 3 और 4 इसमें आ जाते हैं, जिसमें अध्यापन अधिगम्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और विषय पर अधिकार। तो ये 3 जो है यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। इसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से किसने भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से अधिस्वीकृति के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत की अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से अधिस्वीकृति के लिए समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये NAAC और UGC है, मतलब इनमें से कौन सी है। और इनमें जो यहाँ पर मानी गई है जो ऑप्शन बी में दी गई है, NCT और NAAC। तो इसने क्या है, भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थाओं से अधिस्वीकृति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद आ जाता है अध्यापक का जो प्रारंभिक जो कार्य होता है, विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना या विद्यार्थियों में मूल्यापत्ति भरना। तो अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है? प्रारंभिक कार्य जो यहाँ पर माना गया है, जो विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना। इसके बाद आ जाता है सूक्ष्म अध्यापन अधिगम प्रभावशाली है। सूक्ष्म अध्यापन अधिगम प्रभावशाली है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, अध्यापन अभ्यास के दौरान, अध्यापन अभ्यास के बाद या प्रत्येक समय। तो सूक्ष्म अध्यापन अधिगम प्रभावशाली है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। तो किस लिए है? अध्यापन अभ्यास के दौरान। इसके बाद आ जाता है विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? आदर्शवादी दर्शन को, करुणा, अनुशासन या फिर मनोरंजन को। तो विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? और सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं ये अनुशासन है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। इसके बाद है एक रद्द परिकल्पना, जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो, शोध परिकल्पना के समान, प्रकृति में व्यक्तिनिष्ठा या जब चालों के बीच भिन्नता हो। तो एक रद्द परिकल्पना क्या है? रद्द परिकल्पना से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, जब चरों के बीच कोई भिन्नता न हो। नेक्स्ट है उस शोध को जो अतीत के अध्ययन के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है, उसे हम क्या कहेंगे? उस शोध को जो अतीत के अध्ययन के द्वारा नए तथ्यों की खोज करता है, तो इसे दार्शनिक, ऐतिहासिक, मिथ्यासिक या फिर विषय विश्लेषण। अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो जो ऑप्शन बी में है,
तो ऐतिहासिक उसको कहा जाएगा जो अतीत के अध्ययन के द्वारा नए तथ्यों की खोज करते हैं। इसके बाद आ जाता है क्रियानिष्ठ शोध। ये एक व्यवहारिक शोध है, शोध जिसे तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए। अनुधैर्यात्मक शोध है या अनुरूप शोध है। तो क्रियानिष्ठ शोध क्या है? क्रियानिष्ठ शोध से जो यहाँ पर अर्थ लिया गया जो ऑप्शन बी में है, शोध जिसे तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए किया जाए। इसके बाद आ जाता है प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो प्रयोगात्मक शोधों में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? अवलोकन की, जोड़ तोड़ की, नियंत्रण की या फिर विषय विश्लेषण की। और यहाँ पर जो हमारा आंसर ऑप्शन बी वाला है, तो कौन सा है? ये जोड़ तोड़ है। इसके बाद जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? ऐतिहासिक शोध का, मूलभूत शोध का, विवरणात्मक का या प्रयोगात्मक का? तो जोड़ तोड़ सदैव किसका भाग होता है? जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है किसका होता है? ये विवरणात्मक शोध का होता है। इसके बाद है इनमें से कौन सा सह संबंधित गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंधों को स्पष्टीकरण है। तो कौन सा सह संबंधित गुणांक सर्वोत्तमता से सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता के आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये आ जाता है 8.00। तो ये जो 19वीं जो शताब्दी है इसमें कार्ल पियर्सन ने सहसंबंध के माप की विधि प्रतिपादित की थी और कार्ल पियर्सन के द्वारा प्रतिपादित विधि से सहसंबंध की दिशा और परिणाम को संतोषजनक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। कार्ल पियर्सन के गुणांक का माप अंकात्मक होता है और यह अंकात्मक माप हमेशा +1 या फिर ± के बीच होता है। अगर 0 से +1 है तो वह घनात्मक होगा और 0 से -1 है तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और अगर 0 + 1 हो तो पूर्ण धनात्मक इसे कहा जाएगा, पूर्ण धनात्मक इसे कहा जाएगा। और -1 गुणांक की हालत में हो तो सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक होगा। तो प्लस में तो पूर्ण होगा मतलब धनात्मक और माइनस में ऋणात्मक। इसके बाद आ जाता है हमारा गद्यांश। 13 से 18 तक के क्वेश्चन हैं जो आपने इसी गद्यांश में से फिल करने हैं। पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन आया है INA का भाव क्या है? इसकी फुल फॉर्म कह सकते हैं एक तरीके से PK सहगल, शहनवाज और गुरबख्श सिंह डिलो का मुकदमा किसका प्रतीक था? इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त है? INA के मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है? लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुसंख्या जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की आलोचना कर रही थी, वह कौन थे? इससे पूर्व किसी अन्य मामले में इतनी दिलचस्पी यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की थी। यह सहानुभूति उस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ लेती है। तो ये वाले क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपने इसी में से ही देने हैं। तो गद्यांश को हम एक बार में ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि समय जो एग्जाम में कम होता है, इसलिए एक बार में ही हमने ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो इसमें क्या आया है कि ब्रिटिश नीति में निर्णयात्मक परिवर्तन वास्तव में जनसमूह के दबाव के कारण 1945-46 में पतझड़ एवं शीत महीनों में जब पेडरल मनु वेवल जर्नल का संपादन कर रहे थे, उन्होंने प्रत्यक्ष स्थिति को अत्यंत विस्फोटक बतलाया था। प्रारंभ में अत्यंत मूर्खता से ब्रिटिश सरकार ने 20,000 INA कैदियों पर खुद मुकदमा चलाने, कम से कम 7,000 को सेवा मुक्त करने और बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने इस मूर्खता पर और मूर्खता तब की जब उन्होंने नवंबर 1945 को दिल्ली के लाल किले में इस मुकदमे की प्रथम सुनवाई शुरू की, जब एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख PK सहगल, शहनवाज, गुरबख्श सिंह डिल्लो को कटघरे में खड़ा किया गया। भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रे और नेहरू बचाव पक्ष के वकील बने। नेहरू ने तो वकीलों के प्रधान को 25 वर्ष के पश्चात पहना था।
मुस्लिम लीग भी देश भर में हुए रोष प्रदर्शन में शामिल हुई। 20 नवंबर को गुप्तचर ब्यूरो की एक टिप्पणी में यह स्वीकार किया गया कि इससे पूर्व ऐसा कोई अन्य मामला नहीं हुआ जिससे इतनी दिलचस्पी जगाई हो। यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित की हो। विशेष प्रकार की ऐसी सहानुभूति सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ देती है। एक पत्रकार बी शिवाला ने उसी लाल किले के बंदियों से मुलाकात के बाद यह रिपोर्ट किया। उनमें हिंदू अथवा मुस्लिम होने का लेस मात्र भी भाव नहीं था। आज का समय देखें तो बिल्कुल उलट है, बस हिंदू और मुसलमान में आपस में लड़ाई है। लाल किले में मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे लोगों में से बहुत संख्या मुसलमानों की थी, तो जो क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। और उनमें से कुछ लोग व्यतीत हो रहे थे कि जिन्ना पाकिस्तान संबंधी द्वंद्वों को जीवित रखे हुए हैं। ब्रिटिश सरकार अत्यंत अधीर हो उठी कि कहीं INA के भाव भारतीय सेना में न फैल जाए, और जनवरी में पंजाब के गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी कि INA के मुक्त किए गए सैनिकों के स्वागत समारोह में वर्दीधारी भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये गद्यांश आया है। और अब हमारे जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। तो INA का भाव क्या है यहाँ पर? इंडियन नेशनल असेंबली से, एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल आर्मी से। तो INA का मतलब क्या है यहाँ पर? और इसका मतलब है यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी से। इसके बाद है PK सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा किसका प्रतीक था? सांप्रदायिक समरसता का, सभी सांप्रदायिक व्यक्तियों के लिए धमकी का, स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे व्यक्तियों के लिए धमकी, या देशवासियों के विरुद्ध ब्रिटिश प्रतिक्रिया। तो PK सहगल, शाहनवाज और गुरबख्श सिंह ढिल्लों का मुकदमा किसका प्रतीक था? और यहाँ पर जो इसमें सी आंसर है हमारा ऑप्शन ए वाला है। तो किसका है? सांप्रदायिक समरसता का है। इसके बाद इस गद्यांश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शीर्षक उपयुक्त है? वेवर जर्नल, मुस्लिम लीग की भूमिका, INA के मुकदमे की सुनवाई, या लाल किले में बंदी। तो इस गद्यांश के लिए इनमें से कौन सा शीर्षक सही रहेगा? यहाँ पर जो इसमें शीर्षक है ऑप्शन सी वाला, INA के मुकदमे की सुनवाई, क्योंकि सारा जो यहाँ पर गद्यांश आया है सुनवाई के ऊपर ही आया है। इसके बाद है INA के मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है? राष्ट्रवाद एवं भ्रातृवाद की भावना का, भारतीय सैनिकों की विप्लवी प्रकृति का, स्वागत समारोह में भाग लेना, या इनमें से कोई सा भी नहीं। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो INA के मुक्त किए गए कैदियों के साथ भारतीय वर्दीधारी सैनिकों की सहानुभूति किस बात का संकेत है? राष्ट्रवाद एवं भ्रातृवाद की भावना का। इसके बाद लाल किले के बाहर खड़े लोगों की बहुत संख्या जो मुकदमे की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रही थी, जो जिन्ना की आलोचना कर रही थी, वह कौन थे? हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू और मुस्लिम दोनों। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो कौन थे? ये मुस्लिम थे। नेक्स्ट आ जाता है, इससे पूर्व किसी अन्य मामले में इतनी दिलचस्पी, यह कहना भी उपयुक्त होगा कि सहानुभूति आकर्षित नहीं की थी। यह सहानुभूति इस कोटि की थी जो सांप्रदायिक अवरोधों को लांघ देती है। मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शाहनवाज से सहानुभूति जतलाई, हिंदुओं ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध PK सहगल से सहानुभूति जतलाई, सिखों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गुरबख्श सिंह ढिल्लों से सहानुभूति जतलाई, या भारतीयों ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर मुकदमा चल रहा था। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है कि भारतीयों ने उन व्यक्तियों से सहानुभूति की जिन पर मुकदमा चल रहा था। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक वितरण वाले 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो कौन सा देश है जहाँ पर 2 समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, चीन या जापान। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी अर्थात जापान। तो यहाँ पर 2 होते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है, अमौखिक संचार का काल अनुक्रम होता है, संकेत, प्रतीक, कोट या रंग। तो कौन सा होता है अमौखिक संचार का काल अनुक्रम? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, जिसमें संकेत, प्रतीक, कोट और रंग, ये 2 आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है, संचार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित है? संचार के साथ संदेश माध्यम है, विश्व एक इलेक्ट्रॉनिक कंकून है, सूचना शक्ति है, टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। संचार के साथ इनमें से कौन सा संबंधित है? अब यहाँ पर जो संबंधित है कौन सा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये आ जाता है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी। इसके बाद है 1 जनवरी 1995 का रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा?
तो 95 जाए, इसमें बस आपने एक दिन या नेक्स्ट वाला कर लेना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है इसमें, तो रविवार था 1995 में, तो 96 में एक दिन आगे बढ़ जाएगा, मतलब सोमवार जो है ये हो जाएगा। तो ऐसे आप एकदम से आंसर जा निकाल सकते हैं देख कर भी। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है, प्रतिपुष्टि का अभाव होता है, स्रोत विश्वसनीय होता है या फिर चैनल निर्बाध होता है। संचार वृत्ताकार हो जाता है कब? जब डिकोडर एनकोडर बन जाता है। इसके बाद जब एक समकोण की लंबाई और चौड़ाई में 1% की भूल हो तो उस समकोण के क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशतता कितनी होगी? जब समकोण की लंबाई और चौड़ाई 1% की भूल हो जाए तो क्षेत्रफल में भूल की प्रतिशतता कितनी होगी? और जो ऑप्शन सी में दी गई है तो कितनी होगी? 2 हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस साइट ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले जो 26/11 में हुआ था में मुख्य भूमिका निभाई थी? और कुट, फेसबुक, अमेजन.com या फिर ट्विटर ने? तो 26/11 सभी को याद होगा, मुंबई में हमले हुए थे 2008 में। तो इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन डी से है, तो ये है ट्विटर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन अभिकथन वाला है। अभिकथन है कि कक्षा में प्रभावशाली संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है। कारण देखें तो प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो कौन से वाला अब इनमें सही है? सही की बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। कक्षा में प्रभावशाली संचार के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय है, और प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो दोनों सही है और ये इसके बारे में सही व्याख्या कर रहा है। इसके बाद आ जाता है जो यहाँ पर जो सीरीज है इसकी श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी? तो क्या क्रम यहाँ पर चला हुआ है? तो इसमें अगर हम देखें तो 2, 5, 9, 19 और 37। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2, 5, 9, 19, 37। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से और 5 में 2 दूनी 4 अगर हम करें, 2 दूनी 4 और 1 अगर इसमें जोड़ दें तो 5 हो जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 9 है, तो अगर इसमें देखें तो 5 दूनी 10 में से 1 अगर हम करें तो ये 9 हो जाता है। इसके बाद 19 है, यहाँ पर अगर देखें तो 9 दूनी 18 में अगर 1 जोड़ दें तो 19 हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 19 दूनी कर दे और प्लस में -1 कर दे तो 37 जो है हो जाता है। तो ये वाली सीरीज यहाँ पर चली हुई है। तो कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं तो 75 जो यहाँ पर इसमें आ जाएगी। तो इसी प्रकार से क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर फिर वैसे हो जाएगा 37 दूनी और फिर 1 हो जाएगा 74 और 1 75। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, एक परीक्षा में 10% सही गलत के हैं, इन्हें कितने तरीके से हल किया जा सकता है? अगर 10 क्वेश्चन सही गलत के हैं तो कितने तरीके से हल किया जा सकता है इनको? तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10। इसके बाद आ जाता है समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए व्यवहारिकता, सामाजिक ससंगता, व्यक्तिगत संतोष या विश्लेषणात्मकता क्या होना चाहिए समालोचनात्मक चिंतन के लिए? और इसके लिए जो हमारा शीर्षक ऑप्शन डी वाला है, तो क्या होना चाहिए? विश्लेषणात्मकता होनी चाहिए। इसके बाद आ जाता है इनमें से अगला पद कौन सा आएगा? तो कौन सी सीरीज यहाँ पर चली हुई है? तो यहाँ पर अगर हम देखें डी और उसके बाद एफ, तो सीधा जो यहाँ पर बन रहा है ये यू है, तो सी डी ई एफ जी एच, इसी प्रकार से सी डी ई एफ
जी, और ये यहाँ पर WX, UV और ST है, ST UV WX। तो इस प्रकार से जो सीरीज चल रही है यहाँ पर ये। और फिर जो नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा तो HIJ आ जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा GHI और ST MNOPQR ST UV WX। तो ऐसे जा बनेगा ये। इसके बाद इनमें से कौन सा समानार्थक वक्तव्य है? मनुष्य ईश्वर की तरह है, ईश्वर महान है, गांधी जी राष्ट्र के पिता है, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। तो कौन सा समानार्थक वक्तव्य है? समानार्थक जो वक्तव्य की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला रहेगा कि मनुष्य एक ईश्वर की तरह है। इसके बाद आ जाता है 3 व्यक्ति हैं XYZ ने एक कार मिलकर किराए पर ली और कार वाले को 1040 रुपये की अदायगी की। उन्होंने कार को क्रमशः 7, 8 और 11 घंटे के लिए प्रयोग किया। तो Y द्वारा कितना किराया दिया गया? तो यहाँ पर जो इसमें देखें तो Y के द्वारा अदा किया गया किराया क्या होगा? जो टोटल जो किराया था और गुणा में इसका अनुपात और बटे में क्या हो जाएगा? अनुपात का योग यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे कितने थे यहाँ पर टोटल कितने थे रुपए? 1040 रुपये। और अनुपात कितना है इनका? तो जैसे 8 है, XYZ, Y का कितना है? 8 है और बटे में अनुपात का योग, तो इनका क्या हो जाएगा? योग। तो 11, 8, 19, 7, 26 और जब विशाल करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 40 गुणा में 8, 8 चौका 32, यह आ जाएगा 320। तो तीनों किराए कार के प्रयोग के घंटों के अनुपात में बांटा जाएगा। जैसे वो टंकी वाला क्वेश्चन होता है, टंकी कब भरी कब खाली हुई, तीनों नाल एक साथ खोल दे जाए, तो 320 रुपये जा यहाँ पर बनेंगे। इसके बाद है आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वापेक्षा करती है। प्रकृति की एकरूपता, विश्व को ईश्वर को बनाया, प्रकृति की एकरूपता है प्रकृति का नियम। तो आगमनात्मक बौद्धिकता आधारित होती है या फिर पूर्वापेक्षा करती है। और जो ऑप्शन बी में दिया गया है यहाँ पर विश्व को ईश्वर को बनाया है। इसके बाद है निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है पर्याप्त साक्ष्य, आलोचनात्मक विचार, तार्किक संबंध देखना या पुनः अवलोकन। तो निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिए गए हैं क्या जाते हैं इसमें? तार्किक संबंध को देखना। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर 35 या 36 क्वेश्चन आ जाता है, तो एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है जिसमें 3 वृत्त हैं। H द हिंदू का प्रतिनिधित्व करता है, I का मतलब इंडियन एक्सप्रेस से है और T का मतलब द टाइम्स ऑफ इंडिया से है। कुल 50 व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। वेन डायग्राम में दी गई संख्या संबंधित समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या आपने बतलानी है। जैसे H का मतलब ये था हिंदू इंडियन, और जो T का मतलब द टाइम्स ऑफ इंडिया से था। तो ये नाम है इनके, आपने लिख लेने हैं। H का मतलब हिंदू से समझ सकते हैं आप, I का मतलब इंडियन एक्सप्रेस और T का मतलब द टाइम्स ऑफ इंडिया से। अब यहाँ पर बताना है कि कितने व्यक्ति कम से कम 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ऐसे कौन से कम से कम 2 समाचार पत्र इनमें पढ़ते हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी इसमें बनेगा। तो इसमें क्या है, जो 12 व्यक्ति हैं, 12 कौन से पढ़ते हैं? क्योंकि ये द टाइम्स वाला अलग है, इसमें से यहाँ पर नहीं है, ये 2 पढ़ रहे हैं। 12 व्यक्ति तो हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस ये पढ़ते हैं। ये इंडियन एक्सप्रेस, ये हिंदू वाला, 12 तो ये वाले हो गए। और जो 8 व्यक्ति हैं यहाँ पर देखें तो ये इंडियन वाला अलग है, इसमें द टाइम्स और हिंदू वाला, ये वाला 8। तो 8 व्यक्ति हिंदुस्तान व द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। और जो 5 हैं, 5 में देखें तो ये हिंदू नहीं पढ़ते हैं, ये वाले पढ़ते हैं, जो 2 वाले काट रहे हैं 5। तो 5 व्यक्ति इंडियन एक्सप्रेस व द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। और जो 2 व्यक्ति हैं ये तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं।
तो यहाँ पर जो 27 ये बन जाएंगे। 12 8 20, 22 और 5 27। इसके बाद है कितने व्यक्ति अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति हैं अधिक से अधिक 2 समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो ये 25 है, कम से कम 2। इसके बाद है निम्नलिखित ग्राफों में से कौन सा नियमित आवधिक चल के व्यवहार f का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कौन सा है ये, और ऑप्शन सी में दिखाया गया है अर्थात 3। इसके बाद आ जाता है एक ग्राफ है यहाँ पर, इसमें से क्वेश्चन देने हैं 38 से 40 तक के। तो यहाँ पर ये पंजीकृत रोगियों की संख्या है और साथ में वर्ष है। एक वर्ष में दोनों अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों का अधिकतम विसर्जन किया गया। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बन जाएगा इसमें। तो ये जो 2005 जो है 2005, इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा है। एक वर्ष में दोनों अस्पतालों में पंजीकृत रोगियों का अधिकतम विसर्जन 12,000 और ये 4,000। 12 में से 4 गए कितने हो जाएंगे, 12,000 में से 4,000 गए तो ये हो जाएंगे 8,000। इसके बाद है किस वर्ष में अस्पताल में X और अस्पताल Y में पंजीकृत रोगियों की संख्या अधिकतम थी। तो कौन से में थी ये, और ये थी वर्ष 2005 में। इसके बाद है किस वर्ष में X में रोगियों के पंजीकरण में अधिकतम कमी आई है। तो कमी कौन से में आई थी, और कमी आई थी ये 2006 में। तो 2005 में या 12,000 थे, हमने पहले पढ़ा था, और 2006 में घट कर जाए 2,000 हो गई थी, 2,000 हो गई थी। इसके बाद है इनमें से भंडारण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। टेराबाइट टीबी को कह देते हैं, ये एमबी को कह देते हैं, ये जीबी कह देते हैं, और ये केबी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो डाटा जो है वो कौन से में रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आप यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है टेराबाइट, इसमें रख सकते हैं। अगर ये पीबी होता पीटाबाइट तो वो आ जाता। तो सबसे ज़्यादा जो इसी में आता है। तो ये सबसे छोटी केबी से बड़ी फिर एमबी होती है मेगाबाइट, इससे बड़ी फिर जीबी होती है गीगाबाइट, और इससे बड़ी टीबी हो जाती है टेराबाइट से बड़ी पीबी हो जाती है पीटाबाइट, और पीटाबाइट से भी बड़ी होती है ये वाली ईबी एक्साबाइट इसको कह देते हैं। और एक इससे भी बड़ी होती है जेडबी, इसे जेटाबाइट कह देते हैं। और एक इससे भी बड़ी होती है वाईबी योटाबाइट। तो इस प्रकार से इनका क्रम होता है। ये है सबसे ज़्यादा योटाबाइट। इसके बाद है इनमें से कौन सा इंटरनेट की सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है। डाटा इनक्रिप्शन, मार्किंग, हाइडिंग या रिट्राइवल। तो इंटरनेट सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है, जो ये ऑप्शन बी में दिया गया है वाटर मार्किंग। इसके बाद इनमें से कौन सा 4 आंकड़ा विन्यासों में ज़्यादा विसर्जन कहते हैं। तो कौन सा है, तो जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन डी में। इसके बाद है इनमें से निम्नलिखित आंकड़ा स्रोतों में से कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रहण पर आधारित नहीं है। भारत की जनगणना, सैंपल सर्वेक्षण, भारत के आंकड़ा सार या राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। तो निम्नलिखित आंकड़ा स्रोतों में से कौन सा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रहण पर आधारित नहीं है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है भारत का आंकड़े सार। इसके बाद आ जाता है बीआईटी से तात्पर्य क्या है। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, और इसका जो यहाँ पर अर्थ लिया गया है ऑप्शन बी से बाइनरी डिजिट डिजाइन को कहा जाता है। एक तो ये वाली होती है बिट, यहाँ पर दी गई है, ये तो है बिट बाइनरी डिजिट 0 और 1, जो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। एक होते हैं निबल, जो 4 बिट के समूह को कहते हैं। एक होती है बाइट्स, BYT
बाइट। एक बाइट 8 बिट, BIT ये वाली जो है 8 बिट इनसे बनती है। और कंप्यूटर की जो स्टोरेज क्षमता जो होती है वो बाइट में होती है। किसमें होती है? बाइट जो है इसमें होती है। 1024 बाइट, ये जो है 1024 बाइट से 1 KB बनती है। और 1000 जो KB है किलोबाइट, इससे 1 MB मेगाबाइट बनती है। तो बिट का मतलब बाइनरी डिजिट से है जो 0 और 1 को माना गया है। और बाइट्स BYTE बाइट, ये 8 जो बिट है इनसे मिलकर बनता है। और स्टोरेज की क्षमता जो है इसी में मापी जाती है, बाइट में। इसके बाद है महान भारतीय सोहन चिड़िया, ये कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, भारत के तटीय क्षेत्र, मालवारी डेल्टा में महान भारतीय सोहन चिड़िया ये पाई जाती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिड़िया। और ये जो है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, राजस्थान का जो था रेगिस्तान है। इसके बाद इनमें से कौन सी रैखिक डाटा संरचना नहीं है? एरे, हब, बाइनरी या फिर स्टैक। तो रैखिक डाटा संरचना नहीं है कौन सी? जो ऑप्शन ए में दी गई है, एरे। इसके बाद है किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है? कंचनजंगा, एवरेस्ट पर्वत, अन्नपूर्णा या धौलावीरा। तो किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है कौन सा? एवरेस्ट पर्वत। इसके बाद जाता है कौन सा नेटवर्क उपकरण नहीं है? राउटर, स्विच, हब या CPU। तो कौन सा नेटवर्क उपकरण यहाँ पर नहीं है? अब नहीं है तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट आ जाता है सबसे अधिक कज्जल किससे निकलता है? कालिक। पेट्रोल वाहनों से, CNG से, डीजल से, तापीय शक्ति संयंत्र से। तो राख क्या देते हैं जिसको? काजल। तो कालिक किससे निकलती है? और इसमें जो हमारा सेंसर ऑप्शन डी वाला है, तो तापीय शक्ति जो संयंत्र है इनसे निकलती है, कोयले से, थर्मल जो होते हैं इनसे। इसके बाद एक कंपाइलर का प्रयोग निम्न को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। ये उच्च स्तरीय भाषा, निम्न स्तरीय असेंबली या प्रतीक भाषा को। तो एक कंपाइलर का प्रयोग किसको ऑब्जेक्ट का कोड में बदलने के लिए किया जाता है? जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, तो ये उच्च स्तरीय भाषा है। इसके बाद आ जाता है स्तरीय ओजोन, ये किससे उत्पन्न होती है? परिवहन क्षेत्र से, सीमेंट से, वस्त्र उद्योग से, रासायनिक उद्योगों से। तो स्तरीय जो ओजोन है ये किससे उत्पन्न होती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये वस्त्र उद्योगों से। इसके बाद निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अतिमितव्यता के साथ दहन किया जाता है? सौर, पवन, भूतापीय या समुद्री तापीय ऊर्जा परिवर्तन का। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अतिमितव्यता के साथ दहन किया जाता है? और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ये सौर है। इसके बाद है भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या फिर ज्वालामुखी है। तो भारत में सबसे अधिक होने वाली प्राकृतिक आपदा, और जो ऑप्शन बी में दी गई है, तो ये बाढ़ है। इसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के द्वारा 15,000 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों से क्या होता है? ज़्यादा अध्यापन के पदों को बनाना, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना, निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी संस्थानों को स्थापित करने या ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्रों के संस्थानों में तीव्र गति से लाना। अब इनमें देखें तो हमारा जो ऑप्शन बी वाला बनेगा, तो कौन सा है? उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाने से। इसके बाद है भारत में उच्च शिक्षा के पंजीकरण में शिक्षा की दोनों प्रणालियाँ, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। तो ये जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो ये योगदान करती है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली का 50%, औपचारिक शिक्षा प्रणाली का 25, 10 या फिर उच्च शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों का पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा के योगदान पर विचार नहीं किया जाता। तो कौन सा वाला सही है इसमें? उच्च शिक्षा के पंजीकरण में शिक्षा के दोनों प्रणालियाँ, औपचारिक प्रणाली व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का योगदान होता है। ये जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जो ये योगदान करती है। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, किसमें करेगी? उच्च शिक्षा में पंजीकरण के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा के योगदान पर विचार नहीं किया जाता है।
इसके बाद है भारत के संविधान का अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्रवाई का संचालन होता है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, या संविधान के 8वें परिच्छेद में शामिल सभी भाषाओं में। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्रवाई का संचालन किस में होता है, और ये होता है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। इसके बाद है इनमें से कौन सा अधिक अंतःक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख केंद्रित है, संगोष्ठी, वर्कशॉप, व्याख्यान या समूह चर्चा। तो कौन सा अधिक अंतःक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख है, अब ये कौन सा है, तो अंतःक्रियात्मक और विद्यार्थी उन्मुख, तो ये माना गया है समूह चर्चा को। इसके बाद क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आया। इसका कारण दिया गया है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो कौन सा वाला सही है इसमें। अब यहाँ पर देखें तो कोट वाला क्वेश्चन है, तो सी को सही माना गया है, ए यहाँ पर सही है, लेकिन आर जो है इसको गलत माना गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अकादमिक स्टाफ कॉलेज शिक्षकों की गुणवत्ता को श्रेष्ठ बनाने के लिए अस्तित्व में आया है, तो ये सही है। विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है, तो ये वाली गलत है। इसके बाद भारत की संसद गठित होती है लोकसभा व राज्यसभा से, लोकसभा राज्यसभा उपराष्ट्रपति से, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सचिवालय सहित। तो संसद कह सकते हैं आप यहाँ पर बनती है, और जो ऑप्शन सी में दिया गया है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये आ जाते हैं। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 79 इसके अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। उच्च सदन राज्यसभा होता है जो कभी या नहीं गठित होता, और निम्न सदन या लोकसभा है जिसका या आई बार वो होता है इलेक्शन। इस तरह राष्ट्रपति संसद का दिनांक है, और इसे संसद का दिनांक इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी अनुमति के बिना राज्यसभा व लोकसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता, और राष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा का सत्र बुलाने, उसका सत्र अवसान करने और लोकसभा को विघटित करने का भी अधिकार है। तो ये तीनों से मिलकर बनती है संसद। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।